नाजरीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, नेपाल की सूरत हाल, नेपाल में किस तरीके से अवाम तशद्दुद पर उतर आए और हुकूमत के इदारों को, हुकूमत चलाने वालों को तहस नहस करके रख दिया था। अब उसके बाद क्या सूरत हाल है और इसकी वजूहत क्या है। कई एक भी बातें आज के अखबार में नुमाया की गई हैं और हिंदुस्तान भी बड़ी तशवीश की निगाह से इसको देख रहा है। दूसरा, ख़तर दोहा पर इसराइली हमला, अब अरब, इस्लामिक, फिर दीगर ममालिक बुज़दिलाना हमला। ये तो खैर उम्मीद थी कि ये यही बोलेंगे, इससे हट के कुछ नहीं करेंगे। और पुरसा देने के लिए दूसरे अरब ममालिक दोहा पोषने लगे। मैं पुरसा इसलिए कह रहा हूँ कि उसका भी अंतर समझाता हूँ। ये सूरत हाल है। दूसरा, रूस की जंग क्या और फैलेगी आगे। पोलैंड के साथ एक तनाज़ा चल रहा है। पोलैंड ने बेलारूस, जो रूस का हामी है, उसके साथ अपनी सरहदें बंद कर दी और पोलैंड ने शिकायत की कि रूस के ड्रोन्स उसकी सरहद के अंदर गिरे और कुछ तबाही भी हुई। तो ये एक मसला। फिर यूरोपीय यूनियन ने पोलैंड का साथ देने का ऐलान किया है। ये एक सूरत हाल है। और सियासी उथल पुथल, बिहार इलेक्शन कमीशन, सारे मुल्क में SIR, आसाम में बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के घरों का इन्हिदाम, सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों मकानात, यानी लाखों लोग मुतासिर हो गए। ये और इस तरीके से कई एक ख़बरें हैं जिसका हम अहाता करेंगे। और हिंदुस्तान और अमेरिका, अब दोस्ती शायद आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन दोस्ती एक अपनी जगह तो दिख रही सफ़े अव्वल पर। अंदरूनी सफ़े में ट्रम्प का मशवरा है, अब तो 50% करें यूरोपीय यूनियन, आप 100% करो इनके ख़िलाफ़। बोला वाह, ऐसी भी मोहब्बत होती है। देखिए, मोहब्बत तो सामने दिख रही, पहले सफ़े पे मोहब्बत दिख रही, तीसरे सफ़े पे, 5वें सफ़े पे कुछ बातें और दिख रही। ये खैर ये क्या मामला चल रहा है। अदालतों का मामला चल रहा है। अदालतें क्या है, किस तरीके से फैसले दे रही हैं। उमर खालिद भी आज ख़बरों में है और कई एक ख़बरें हैं। और मानसून की भी कुछ सूरत हाल है। पंजाब पूरी तरीके से डूबा हुआ है और अजीब सरकज। और कश्मीर की सूरत हाल, मिराज मलिक, एक रुकन असम्बली को दहशतगर्दों की तरह PSA लगा दिया गया, जो बदतरीन, और वहाँ बड़ा एहतजाज चल रहा है। कई ख़बरें हैं नाजरीन, इस पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, आज जुमेरात के दिन है, रबीउल अव्वल की 18 तारीख़ है और 11 सितंबर। चलते हैं पहले नेपाल, चूँकि नेपाल का हमने इंतखाब किया। अब नेपाल में फ़ौज को लाजिमन मुल्क में क़ानून की यानी बरकरारी के लिए आगे आना पड़ा। सारे मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया गया है और कई एक, चूँकि नेपाल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यानी बहुत से लोग, चाहे वो एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, पहाड़ी इलाका है, हिमालय की चोटी है, कई एक वजाहत है। कोह पैमाई है, कोह पैमा एक काफ़ी, वो भी एक काफ़ी बड़ा शोबा है। तो ये बहुत से लोग वहाँ जाते हैं। तो अब बड़ी मुश्किल हो रही है बैरूनी सयाहों को निकालने के लिए, ख़ासकर हिंदुस्तान के तो बेशुमार लोग जो बिना किसी कागज़ के चले जाते हैं ऐसे ही। और जैसा कि यहाँ नेपाल के लोग किसी भी कागज़ के बगैर हिंदुस्तान में आते हैं, नौकरियाँ करते हैं, ख़ासकर सिक्योरिटी के कामों में काफ़ी देखे जाते हैं नेपाली लोग। तो अब नेपाल में फ़ौज के सरबराह का खिताब आया। फ़ौज के सरबराह ने आवाम से कहा कि आप यानी घरों में रहें, सारे मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो एहतजाज कर रहे हैं जनरेशन Z के नाम से, जो कुछ नाम दिया गया है, इनके साथ वो बातचीत करने तैयार है। और एक सिविल हुकूमत, अब अबूरी सिविल हुकूमत, चूँकि अब वहाँ के सदर मुस्तफ़ी हो गए, वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ी हो गए, काबीना के कई अरकान मुस्तफ़ी हो गए, अब वो हुकूमत नहीं रहा। पार्लियामेंट जल गई, वज़ीर-ए-आज़म का घर जला दिया, वज़ीर-ए-आज़म की जो है अहलिया वो जो है हलाक हो गई, वज़ीर फ़ाइनेंस की लिंचिंग की गई। सब यहीं से सीखे हम लोग, वो लोग भी लिंचिंग कैसे करना है, शादी करना है,
या फिर बांग्लादेश से सीखे होंगे, बांग्लादेश में भी तो यही हुआ था। तो देखता है इंसान, एक दूसरे से सीखता है बराबर। तो खैर नेपाल में बदतरीन सूरत हाल हुई। अब ये पूरा जो है मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया गया और बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। हिंदुस्तान के चूँकि बेशुमार लोग हैं, वहाँ सयाह भी हैं, ऐसे घूम फिरने वाले भी हैं, फिर कुछ यात्री भी हैं, क्योंकि वहाँ भी कुछ धर्म की कई अहम मकामात हैं। तो उनको वापस लाने के लिए काफ़ी जो है यानी मुख्तलिफ उनके नंबर दिए गए हैं कि उनको सिफारत खाने से रब्ता पैदा करें, फिर या कौंसल खाने हैं वहाँ उससे रब्ता पैदा करें, उनको सलामती के साथ वापस ला जाएगा। और आप देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश से जो नेपाल की सरहदें मिलती हुई हैं, उन अजला में सख्त चौकसी इख्तियार कर दी गई है, बिल्कुल वहाँ अमदरख्त वगैरह पर। और आप देखिए यही एक राहदारी है जो नेपाल और हिंदुस्तान की जो राहदारी बिहार और यूपी से जो मिलती है, यूपी के जो है मशरक़ी शुमाली इलाके जो सरहद हैं और बिहार के बड़े इलाके नेपाल से मिलते हैं। तो ये सूरत हाल नेपाल में है। और नेपाल की वजूहत ये बताई जा रही है कि क्या महज जो ऐप्स पर पाबंदी ही वही, तो ऐप्स की पाबंदी एक चिंगारी बनी। दरअसल वहाँ जो रोलिंग क्लासेस होती है, चाहे वो किसी सियासी जमात के हो, वो अपने लिए तो काफ़ी वसाइल इकट्ठा कर लेते हैं। उनके बच्चे बैरून मुल्क में पढ़ते हैं, उनके लिए अच्छे रोज़गार के मौके हैं। लेकिन आम नेपाली, अब आप देखिए कई नेपाली आपको देखेंगे, आप खुद जिस शहरों में हैं हिंदुस्तान के, उन शहरों के बड़ी बड़ी इमारतों में सिक्योरिटी गार्ड्स खासकर, या फिर लेबर तबका, या फिर दीगर जो है, फिर होटलों में वेटर के हिस्से, उनकी लड़कियां भी देखिए आप, कई ऐसी लड़कियां हैं जो मैं समझता हूँ अरे ये चीनी लड़कियां कहाँ से आ गई हैं। तो वो जो चीन किस्म की जने नस्ल की जो रही, हिंदुस्तानी नस्ल की भी है वहाँ काफ़ी, तो नेपाली नस्ल की जो कम छोटे कद वाली है, वो अक्सर आपको होटलों में, फलां में और मुख्तलिफ पार्लर्स में मिलेंगे आपको। तो ये पूरे दुनिया में ये लोग रोज़गार के लिए जाते हैं, बल्कि गल्फ़ में भी बड़ी तादाद है, खलीज में भी नेपाली लेबर्स की बड़ी तादाद है और मुख्तलिफ। तो ये एक किस्म का गुस्सा भरा हुआ था, बेरोज़गारी फलां। खैर हम तो कल ही कह रहे थे कि अगला गिरा पिछला होशियार हो, खैर होशियार होता नहीं, लेकिन उसके पास एक बड़ी धर्म की गोली ज़बरदस्त है, शायद नेपाल के पास नहीं थी, तो इसलिए शायद ये चीज़ें हुई। अगर वो धर्म की गोली का इस्तेमाल होता तो शायद ये नौबत नहीं होती थी। तो खैर जो भी हुआ, बदतरीन सूरत हाल हुई। और ऐसा कभी नहीं देखा गया कि पार्लियामेंट को जला दिया गया, वज़ीर-ए-आज़म के घर को जला दिया गया। श्रीलंका में भी हुआ था, श्रीलंका में सदारती महल में घुस के जो चीज़ें हैं लूटम लाट शुरू हो गई थी, जिस तरीके से जो खैर वहाँ भी सूरत हाल मुस्तहकम हुई। तो ये बड़ी ख़बर के तौर पर ख़ासकर हमारे कौमी अखबारात ने इसको नुमाया किया। आते हैं दूसरी जो ख़बर है, जैसा कि 2 दिन पहले किस तरीके की, यानी कल हम बड़ी ख़बर पढ़ रहे थे कि कैसे 9 तारीख़ को शाम में दोहा पर इसराइल ने हमले किए, मज़ाइल दागे, 15 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया और पूरे टारगेट पर, वो भी हाई सिक्योरिटी। अब अखबारात लिखते हैं कि ये इस इलाका इतना हाई सिक्योरिटी है जिसका अंदाज़ा नहीं ले सकते, बल्कि सारे गल्फ़ का सबसे हाई सेंसिटिव एरिया बताया जाता है, क्योंकि डिप्लोमेटिक एनक्लो है ये। यहाँ सिफारत घर हैं, सिफारतकारों के मकानात हैं और कई एक कन्वेंशंस है। और इन्हीं इलाक़ों में फ़लस्तीन जो हमास की जो रहनुमा हैं वो अपने अरकान ख़ानदान के साथ मुक़ीम है। और ये जंगबंदी के लिए, जंगबंदी तो नहीं, क़त्ल-ए-आम को रोकने के लिए, नस्ल कशी को रोकने के लिए वो डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़, नई तजवीज़ आई थी, उस पर ये अमरीकी सालिसियों के साथ और क़तर के सालिसियों के साथ, इनके साथ ये बातचीत कर रहे थे। इसमें खलीलुल हया और खालिद मशअल और 5 बड़े अहम कायदीन थे। लेकिन ये हुआ कि टारगेट तो यही थे लोग, लेकिन देखिए कुदरत को बचाना हो तो बचावर बचती है। इनके बजाय यानी खलीलुल हया के एक फ़र्जंद हैं वो हलाक हुए और दीगर जो अरकान ख़ानदान दीगर कायदीन के थे वो हलाक हो गए, जिसमें 6 अफराद की हलाकत की, 6 फ़लस्तीनियों की हलाकत की इत्तला दी गई। अलबत्ता ये जितनी लीडरशिप जो 5 अहम कायदीन हैं, जिसमें डॉक्टर खलीलुल हया और दीगर लोग शामिल हैं, वो यानी बच चुके हैं। और इसराइल ने भी इसका एतराफ़ किया कि जिस जगह हम तो मारी वहीं थी ये लोग, लेकिन उस जगह पे जो है इनके बच्चे थे, ये लोग कहीं और थे, थोड़ी देर
बल्कि उसी इलाके में थे। हमने काफ़ी GPS का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया और ये इत्तला दी गई थी कि अब ये इस इलाके की जो है अमरीकी सालिसियों ने ये पूरे तरीके से इसकी जियो लोकेशन शायद डाला होगा, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि ये गल्फ़ का सबसे जो है महफूज इलाका माना जाता है पूरे गल्फ़ में, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, जो भी हो, बहरीन हो, इसकी पूरी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी अमेरिका की है। और अमेरिका में उससे कुछ ही दूर पर वाक़ अमेरिका का एक बहुत बड़ा फ़ौजी अड्डा है जहाँ 10,000 अमरीकी फ़ौजी रहते हैं उस इलाके में। कुछ अर्सा पहले, कुछ महीना पहले ईरान ने उस पर हमला भी किया था जब इसराइल के साथ उसका तनाज़ा चल रहा था, तो आपको याद होगा। और वहाँ कई जंगी तैयारे और इंतहाई किस्म की सेटेलाइट्स किस्म की जो है सिक्योरिटी है, जैसा कि इसराइल दावा करता है कि आयरन ड्रोम, तो वो ड्रोम उससे कहीं ज़्यादा ये होता है। तो ये सारी के सारा यानी चीज़ हो गई। और एक बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का इस पर रिएक्शन है कि ये जो है उन्होंने इसकी मजम्मत तो नहीं की, लेकिन कहा हुआ कि ये बुरा हुआ। हाँ, बिल्कुल बुरा हुआ, इसलिए कि अगर लीडरशिप मर जाती तो अच्छा होता था, मैं ये समझता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, इट्स नॉट गुड थिंग, अच्छी बात नहीं हुई ये। शायद वो हमास की लीडरशिप को शहीद हो जाते तो ये हाँ इट्स ए गुड बोलते थे। और कहा कि नहीं, मैं कल बयान दूंगा इसके ऊपर। यानी अमेरिका पूरी तरीके से, अब आप देखिए कतर के खर्च पर अमेरिका अपने 10,000 सिपाहियों का बोझ डाल चुका है वहाँ सिक्योरिटी के नाम पे, और ख़तर की सिक्योरिटी नहीं कर पाया। और ये कहा कि नहीं हमने, यानी अब देखिए ये भी बात आ रही है, देखिए आज के अखबारात में कि वाशिंगटन का इंतज़ामिया ये कह रहा है कि हमने ये हमले की इत्तला दे दी थी ख़तर को। ख़तर पर अगर हमले की इत्तला दी तो हम रोकते थे। खैर तुम रोक भी क्या सकते, तुम्हारे हाथ में क्या रहता, तुम तो खैर एक मखोटे हैं और क्या कर सकते। तो नहीं, ख़तर ने कहा कि नहीं, हमें कोई ऐसी इत्तला ही नहीं। तो देखिए ये कम्युनिकेशन की जो बात हो रही है, तो यानी ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि इसराइल ने अमेरिका को पूरी तरीके से इत्तला देकर, बल्कि उसकी मर्ज़ी से ये काम किया है। तो ये बिल्कुल, तो फिर ये कैसे कहता अमेरिका कि भाई हमने इत्तला दी थी, ये होने वाला है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसराइल ने, ठीक है, इसराइल अपनी जिम्मेदारी ले रहा है कि मैं अपने तौर पर करा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए। और वज़ीर दिफा क्या कहता है कि जहाँ दुनिया के जिन जिन इलाक़ों में भी जो भी हमारा दुश्मन रहेगा, हम उसको खोज के निकाल के मारेंगे। तो देखिए आप, उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया, उनको बेदखल किया और वो दुश्मन हो गए, ये सूरत है। और मज़म्मती बयान, ये तो देखिए आप कितने मज़म्मती बयान, उधर तैयब अर्दगान और उधर वो हमारा पड़ोस का मैंडेट चोर, उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, अरे पूरी तरीके से। और जब आप किसी को यानी कुछ गम हो जाता है तो लोग पुरसा देने आते हैं। तो अब पुरसा देने के लिए दोहा में लोग आने लगे, अरे ऐसा हो गया, UAE का सदर आ गया, और आज बिन सलमान, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, मिस्र, ये आने वाले, अरे पुरसा देने के लिए, अरे भाई कुछ मत करो। और उसके वज़ीर-ए-आज़म का बयान आया है ख़तर के कि हमारा जो है जवाब देने का हक़ महफूज है, महफूज ही रहेगा वो, क्योंकि तुम में इतनी जुर्रत नहीं है कि पलटा कर हमला कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। एक तो पूरा अमेरिका का जाल है, दूसरा पाकिस्तानी इधर उधर के किराए के टट्टू रखते हैं आपके खाली दिखाने के लिए, गार्ड ऑफ ऑनर के लिए खतरी फोर्स को रखते हैं। देखिए उनके गार्ड ऑफ ऑनर देखिए, ख़तर के लिबास में, खतरी लिबास में ये लोग पूरे तरीके से, तो ये बेजान लोग हैं, इनको कुछ होने का नहीं है। और इसराइल पूरी समझ कर मारा, ऐसा नहीं है। इनकी हैसियत क्या है, ये पूरी तरीके से अमेरिका के जाल में है, और अमेरिका हमारा जो है ग़ुलाम है। अमेरिका के पैसों पे हम मुफ्त में यहाँ इसराइली शहरियों को मुफ्त में तालीम देते हैं, मुफ्त में सेहत देते हैं, मुफ्त में हर चीज़ देते हैं, पेंशन देते हैं, नहीं क्या बात है। तो ये पूरा मामला देखिए आप, ज़ियोनिस्ट का जो मामला है, तो ये बिल्कुल अब आज UAE के सदर पहुँच के नहीं बहुत हुआ इस तरीके से, कोई जवाब देने वाला नहीं, और ना ही इनमें कोई जुर्रत है ये कर सकते हैं, ये मजहूल है। सलामती कौंसिल का पाकिस्तान अल्जीरिया ने इजलास बुलाया, क्या करते सलामती कौंसिल, क्या करती, कुछ नहीं करती, खाली बहस होती थोड़ी, उसके बाद
अमेरिका एक वीटो कर देता, खत्म ख़त्म पूरा तरीक़े से। खुद पाकिस्तान खुद को न्यूक्लियर पावर करता, क्या कहता है नहीं सारी दुनिया को इत्तेहाद होना चाहिए, मुल्क होना चाहिए मुस्लिम दुनिया। ये खुद निफाक परस्त लोग हैं, तो ये क्या कर सकते हैं? तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये पूरी तरीक़े से ज़नख़ों की फ़ौज है, ये पूरी जो हुक्मरान तबका है। तो ये आप देखिए पूरी ख़बरें पढ़िए आप, सीधा सीधा ख़बरें हैं। आपको बयानबाजियों से ऐसा दिखा है कि बस सारी दुनिया इसराइल के ख़िलाफ़ हो चुकी है, लेकिन वही सारी दुनिया इसराइल को हथियार भेज रही है। हिंदुस्तान हथियार दे रहा है, हिंदुस्तान तिजारत दे रहा है। आप देखिए इसराइल का वज़ीर एक हफ़्ते से यही है, आज गुजरात में आया, गुजरात से वहाँ सनदों की वो उसमें ताउन, दिफा में ताउन, फला में ताउन, ये चीज़ें तो चल रही हैं और आप इस पर रिएक्शन भी आ रहा है। जैसा कि हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट और AIMIM के सदर बैरिस्टर अवैसी का एक बयान आया, देखिए कि ये तो भाई सबको मालूम है कि ये इसराइल का वजूद दुनिया के लिए ख़तरा है और उस ख़तरे में हम बराबर जो है, क्योंकि ज़ियोनिस्ट आइडियोलॉजी है, जहाँ जहाँ आइडियोलॉजी का सवाल है वो अब वो देखते नहीं, बिल्कुल ठीक है इनके साथ चलना है। और यही वजह है कि अमेरिका की, यानी हमारी अमेरिका जिस तरीके से हमको तज़लील कर रहा है, उसके बावजूद भी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर हम अमेरिका का बिल्कुल झुकते जा रहे हैं उसके साथ। तो ये एक गलत की सूरत हाल है। नाजरीन, SIR है और दीगर ख़बरें भी हैं, उन पर भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद। नाजरीन, प्रोग्राम हमारे अखबार के दूसरे हिस्से में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, खलीज की सूरत हाल पर बात हो रही थी वक्त में जाने से पहले, इसमें कुछ और ख़बरें बाकी हैं, उसके बाद हम मुल्क की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे। देखिए, ख़तर पे हमला होता है तो सारे अरब ममालिक बल्कि सारी दुनिया मज़म्मती बयानात और पुरसा देने के लिए दोहा को पहुँच जाते हैं लोग। तो ये यमन पर भी हमले हो रहे हैं, सीरिया पे भी हमले हो रहे हैं, लबनान पे भी हमले हो रहे हैं। देखिए आप, यमन में फ़ौजी हेडक्वार्टर पर, ईंधन की जो है डिपो पर कई एक हमले हुए, लेकिन अभी तक किसी ने इसकी मजम्मत नहीं की, खुद अरबों ने नहीं की। ठीक है, हुसियों के साथ इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अरब सरजमीन है ये यमन, असल अरब यमन के ही होते हैं, बिल्कुल दोहरा मेयार। वहाँ कोई पुरसा देने नहीं जाता है, बल्कि इसराइल को हमला करने के लिए अपनी फ़ज़ाई पट्टी खोली जाती है। नहीं आप जाइए, यहाँ से बराबर जा सकते हैं। और यमन जब जवाब देता है तो नहीं, यहाँ से नहीं जाना है, आप बैनुल अक़वामी समंदर के रास्ते से जा सकते हैं, आप इधर से नहीं जा सकते। यमन, सीरिया पे 3 जगह हमले हुए, लेकिन वहाँ कोई पुरसा देने नहीं गया, तो दोहा में। तो देखिए दोहरा मेयार। और रही बात गज़ा में क्या हो रहा है, गज़ा का जो स्कोर है आज का 41, 41 लोगों की मौत यानी शहादत हुई है, जो ग़िज़ा हासिल करने गए थे और मार दिए गए। और भूख से मरने वालों की अभी जो कल की तादाद है 7 है, इसमें छोटे बच्चे और 2 ख़वातीन हैं। इस तरह तकरीबन 400 के करीब लोग भूख से मरे, ये सूरत हाल है। लेकिन इस पर कुछ होने वाला नहीं है, हम ख़बरें बोलते रहेंगे, अखबार में ख़बरें छपेंगी और उस पर हम बात करते रहेंगे। लेकिन जो साहिब इक़्तिदार हैं, जिनके हाथ में कुदरत ने ताकत दी है कुछ करने की, वो जालिम का हाथ नहीं पकड़ सकते। ये तो बिल्कुल आज खुली बात है। तो खैर, कुदरत क्या करेगी, कुदरत के पास मालूम है इंतज़ाम। आते हैं रूस और यूक्रेन की जंग। जैसा कि कल कह रहे थे कि रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ ड्रोन्स हमले किए, ग्लाइडर से हमले किए, तो काफ़ी बड़ी तबाही हुई। लेकिन अब पोलैंड के साथ एक मसला, पोलैंड वो भी सरहद पर रुका हुआ है, जो मगरबी सरहद पर वाक़ है रूस की, और बेलारूस जो रूस का एक हलीफ मुल्क है, बेलारूस कहकर, वो उसकी सरहद से मिला हुआ है। अब पोलैंड को शिकायत है कि रूस के जो ड्रोन्स है वो हमारे इलाके में गिरे और वहाँ तबाही हुई है सरहदी इलाकों में। इस पर शदीद एहतजाज हुआ और उसने बेलारूस के साथ अपनी सरहद को बंद कर दिया। और इस दौरान में यूरोपीय यूनियन ने पोलैंड के साथ खड़े होने का ऐलान किया। आगे अब क्या, अगर आगे इस तरीके से जंग हो सकती है? रूस ने कहा कि नहीं, ऐसे कोई शुरूत नहीं है कि हमारे ड्रोन्स वहाँ गिरे हैं, ये गलत कह रहे हैं लोग। लेकिन यूरोपीय यूनियन और पोलैंड का कहना है कि हमने उन ड्रोन्स को तबाह कर दिया है रूस के। तो खैर, वो क्या शहादत है, तो कुछ तस्वीरें भी दी गई हैं, देखा आज के बारे में। तो ये जंग किस तरीके की होगी, और डोनाल्ड ट्रंप जो नोबेल इनाम के लिए बेताब हैं,
वो पता नहीं ये जंग को रोकते हैं नहीं मालूम, पता नहीं। आते हैं मुल्क के अंदर जो सूरत हाल चल रही है नाजरीन, उसके बारे में। SIR, देखिए इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा इजलास हुआ और मुख्तलिफ रियासतों और ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे होते हैं और ये सिविल ऑफिसर्स होते हैं, इनका इजलास हुआ दिल्ली में इलेक्शन कमीशन में। और ये कहा गया है कि बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुई है वो एक पायलट प्रोजेक्ट यानी एक तजुर्बाती प्रोजेक्ट था। अब इसको हम सारे मुल्क में लाएंगे। अब ये कब से लाएंगे इसकी तारीख का हम बहुत जल्द ऐलान करेंगे, लेकिन इसके लिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए कि अब ये SIR कल तक यानी NRC की बात हो रही थी, लेकिन अब SIR की बात अब इलेक्शन कमीशन खुद करेगा, किसको यानी वोट से महरूम करना है, किसको नहीं करना है। अब ये सूरत हाल होगी, तो खैर आगे क्या होगा नहीं कह सकते। तो SIR के बारे में अब इलेक्शन कमीशन ने हतमी तौर पर यह फैसला कर लिया कि हम सारे मुल्क में SIR कराएंगे। तो चलो अच्छी बात है भाई, जो कई जगह जो है एक घर में 80 लोग, एक घर में 400 लोग, ये तो चीना तो चले, खुद इलेक्शन कमीशन करवाता है, तो अब ये खुद अपनी इस्लाह करना चाहता होगा, चलिए ठीक है। लेकिन बिहार में जो कुछ हो रहा है, अब बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे की वजह से काफ़ी मुश्किलात बीजेपी को हो रही हैं। लेकिन बीजेपी भी कुछ करिश्मा ऐसा नहीं है, बीजेपी आसानी से हार मानने वाली पार्टी का नाम बीजेपी नहीं होता, कुछ ना कुछ ट्रिक करती है, क्योंकि उसके पास कई चाणक्यास हैं और सबसे बड़े चाणक्य तो अमित शाह है, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकालते हैं। और यही वजह है कि बिहार में कुछ सूरत हाल अजीब दिख रही है। तो ये सूरत हाल बिहार की। कश्मीर की सूरत हाल है, कश्मीर में मेराज मलिक जो है आम आदमी पार्टी के MLA हैं, उनको वहाँ DM के साथ तलख कलामी पर PSA लगा दिया। PSA ऐसा कानून है, 1 साल तक तो जमानत नहीं होती, ये दहशत गर्दों के खिलाफ लगाया जाता है। अब इस कानून का इन पर लगाया गया, तो अब ऐसी क्या गलती हुई इनसे कि उन्होंने सिक्योरिटी को यानी मुल्क की सलामती के लिए दुश्मन हो गई है। तो चूँकि देखिए एक तो कश्मीरी हैं, दूसरे फिर मुसलमान हैं, ये तो फिर सोने पे सुहागा है, ये तो होना ही चाहिए। अब देखिए उमर खालिद मुसलमान हैं, उनकी ज़मानत नहीं होती, शर्जील इमाम है, गुलफिशा फातिमा है, नहीं होती है उनकी। अब ये तीनों भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। आज उमर खालिद का भी जो है आया कि भाई वो भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। तो खैर ये एक तरीक़ेकार है इंसाफ रसानी के लिए, लेकिन इंसाफ किसको मिलता है? इधर इंसाफ नहीं तो साफ, ये सूरत हाल होती है। तो खैर ये SIR की बात। अब रही बात आसाम की। आसाम का जहाँ तक मामला है, आसाम में फिर से एक नया जो है काबीना ने एक चीज़ को अप्रूव दे दी है कि अब वहाँ के DM यानी DM और SP को, DM यानी कलेक्टर को ये इख्तियार है कि वो किसी भी खिलाफ जिसको शुबा है उसको निकाल दे सकता है। और आज जो खबर छप के आई है उसमें 667 यानी 667 मकानात को जो मुसलमानों के हैं, बंगाली बोलने वाले हैं, जिनके यहाँ दस्तावेज़ है, सिर्फ 24 घंटे की नोटिस, सिर्फ 24 घंटे की नोटिस पे उनको पूरी तरीके से पूरी बस्ती को उजाड़ दिया गया, मैदान भर दिया गया। वो लोग बोले अरे भाई वो सब कुछ नहीं, अदालत पे जाने का मौका नहीं इनको। इस तरीके से सूरत हाल कर दी गई। और अदालत पे जाएंगे कैसा, कुछ रहा हो तो जाएंगे, वकील बिना कैसे का कैसे जाएगा। तो ये बहुत बड़ा जुल्म चल रहा है वहाँ। और ये कहा जा रहा है कि इख्तियार दिया गया है कि किसी पर भी ये शुबा हो कि यह गैर मुल्की है यानी बांग्लादेशी है, उसको फौरी ले आकर हिंदुस्तान की सरहद के बाहर फेंक दें उसको। 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की जानिब से कि कई रोहिंग्या मुसलमान और बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को हुकूमत हिंद ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे को बताए बगैर उनको ढकेल दिया बाहर, कहीं बांग्लादेश में, कहीं किसी इलाके में, कहीं सहरा में, कहीं पानी में, उनको यानी बेसिम ढकल दिया उनको कि यहाँ नहीं रहना चाहिए। देखिए ये सूरत हाल आसाम की है, कश्मीर की है। अब रही बात मानसून की। मानसून के देखिए मानसून भी जो है इंस्टॉलमेंट पर आ रहा है आजकल, हर चीज़ इंस्टॉलमेंट की हो गई। EMI बीच में वक्फा हुआ, वक्फे के बाद फिर से एक कॉशन आ गया, खासकर साउथ में कि डिप्रेशन आ रहा है, यानी हवा के दबाव की कमी की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है। तो तेलंगाना के कई इलाकों में कल बारिश हुई, फिर ये भी बता रहा है कि आने वाले 24 घंटों में भी बारिश हो सकती है। अलबत्ता पंजाब की जो सूरत हाल है वो बहुत ही, पंजाब की सूरत हाल के बारे में
शायद हमारा मीडिया या फिर वहीं के लोग कुछ बताने से कासिर हैं। तकरीबन पंजाब डूबा हुआ है और कई जहदकार, चाहे वो हरियाणा के मेवात के हों या दीगर इलाक़ों के हों या मुख्तलिफ़ जमातों के हों या जमात उलमा के हों, ये अपने अपने वसाइल के लिहाज से उनकी मदद कर रहे हैं, उनको पहुंचा रहे हैं। और सरकारी जो इमदाद है वो कहीं नज़र तो नहीं आती। खान के लोग एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं, वो इमदाद दे रहे हैं। तो देखिए पंजाब में ये सूरत हाल हुई है कि पंजाब में बदतरीन किस्म का जो है सैलाब गुजर रहा है। खैर अमवात तो उतनी ज़्यादा नहीं हुई जो पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान के पंजाब में काफ़ी अमवात हुई हैं, वहाँ भी बहुत शदीद हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब में ज़्यादा असर होने का सबब यह है कि हिंदुस्तान ने अपना जो सैलाबी पानी है वो पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। पहले तो पहलगाम के वक्त ये कहा गया था, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, कि हम पाकिस्तान को पानी बंद कर देंगे, लेकिन बजाय उल्टा हो गया। कुदरत देखिए, आप बोलते हैं और है, कुदरत कुछ करती है और है। यानी आप इतना पानी दे दें कि उन सारे डूब गए पंजाब में, इतना पानी है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा पानी रखने को जगह भी नहीं, पानी बंद कैसे करते हैं। तो ये सूरत हाल हुई है। अभी ये बताया जा रहा है कि नायब सदर के तो इलेक्शन हो गए, अब नए नायब सदर जमहूरिया जो CP राधाकृष्णन जो तमिलन हैं, वो कल अपने ओहदे का हलफ लेंगे। चलिए अच्छी बात है, लेकिन इसको किस तरीके से जो पेश किया जा रहा है कि ये फिर से BJP और NDA की बड़ी कामयाबी है, यकीनन बड़ी कामयाबी है, लेकिन क्या अपोजिशन के वोट इधर मुंतकिल हुए, इस पर बात कीजिएगा। अपोजिशन ने 2 दिन पहले तमसीली वोटिंग की थी और उसमें उसने बताया कि 315 वोट इकट्ठे मिले। यानी जो इंडिया ब्लॉक में हैं, जो इंडिया ब्लॉक में ना हो के भी इंडिया ब्लॉक के साथ यानी वोट देने के लिए, सुदर्शन रेड्डी को वोट देने के लिए थे, तो वो हुए। अब ये बताया जा रहा है कि अपोजिशन का जो आंकड़ा है वो 300 का है और 15 वोट इनवाइट करा दिए गए। उनका ही मानना है कि जो इनवाइट करा दिए वो हमारे ही वोट हो सकते हैं। और कुछ अपोजिशन के सफ़ों में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसा कि अब देखिए YSR कांग्रेस पार्टी है, BRS पार्टी है, या फिर बीजू जनता दल है, अकाली दल है। ये लोग NDA का हिस्सा ना होने के बावजूद इनका जो रोल रहा BJP की तायद में, चाहे रास्त तायद हो या बिलवास्ता तायद, 2 किस्म की। एक तायद रास्त सब YS राजशेखर रेड्डी की है कि वो रास्त तौर पर जो है सपोर्ट किए NDA के कैंडिडेट को, यानी BJP के कैंडिडेट को। BRS पार्टी और बीजू ये बिलवास्ता तायद करे, यानी वोटिंग से ही गायब रहे। वोटिंग से गायब रहने का मतलब जो ऑफिशियल कैंडिडेट को फ़ायदा पहुंचाना है। फिर भी है था सेकुलरिज्म का दावा तो रहेगा, वो तो खैर दस्तूर में लिखा है ना, तो करना ही करना है वो। तो इस तरीके से नाज़रीन ये एक सियासी उथल पुथल भी चल रही है। अब इस तरह आज मेरी आपके साथ ये गुफ्तगू रही। अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाज़त चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।